हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग द लेक्चर्स। सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? यस। आर यू एबल टू वॉच मी? सब लोग मुझे देख पा रहे? हेलो। 1 2 3। 1 2 3 चेक। कैसे है भाई सब लोग? आई प्रिज्यूम सब लोग मुझे देख पा रहे? अरे कुछ तो कमेंट करो गधो। ओके। यस यस, रिद्धि का कमेंट आ गया है। यस सर, मतलब आप लोग मुझे देख पा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। बस वही चाहिए था भाई, वही चाहिए था कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो कि नहीं। बढ़िया है, बढ़िया। रिद्धि यस सर। प्रीति बोलती है यस सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सिद्धि बोल रहा है यस सर। क्या बात है सिद्धि, बहुत बढ़िया। सिद्धि, खाना पीना हो गया सबका? हाँ, एकदम मस्त, अच्छे तरीके से। भाई इतने परफेक्ट टाइम पर हम लेक्चर ले रहे हैं ना, क्या कहूँ आपको। गुड आफ्टरनून। ये जो समय होता है ना, सबसे बढ़िया समय होता है पढ़ने का, क्यों नहीं? सबसे बेस्ट टाइम पढ़ने का ये समय होता है ना। आपका लंच हो गया? हो गया रिद्धि मैडम, मेरा लंच हो गया, मेरा लंच हो गया। बहुत एक्साइटमेंट है, दुर्वेश बोल रहा है बहुत एक्साइटमेंट है। क्या बात है दुर्वेश, ज्यादा एक्साइटमेंट मत कर भाई। एक्साइटमेंट, यू अंडरस्टैंड? एक्साइटमेंट। हाँ, आग लगा दी है दुर्वेश ने तो, आग। आप सोच रहे होंगे यार शुभम सर ने पढ़ा दिया आपको, सौम्या मैडम ने पढ़ा दिया, सलीम सर ने पढ़ा दिया। भैया ये नीलम कुमार भंडारी सर कब आएंगे भाई? सर का लेक्चर आफ्टरनून में क्यों है? तो भाई आप सबने सुना होगा ना, हीरो की एंट्री कैसे होती है और कब होती है। हीरो की एंट्री एंड में होती है। और सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, हमारे हीरो तो शुभम सर है। भैया शुभम सर अगर विराट कोहली है तो हम भी महेंद्र सिंह धोनी है जानी। आप सर ये क्या बात कर रहे हो? भैया मैं जो बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को। सिद्धि मैडम, हाँ, आज के सेशन में आपके एमसीएस के अंदर कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ गए मुझे एमसीएस के तुरंत बाद कि सर हमारा नेट पैक ही खत्म हो गया, सर हम आपका आफ्टरनून का लेक्चर कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे मतलब क्या? अरे नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। ये तो लाइव यूट्यूब पर है। और ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इंडिया के किसी भी कोने से, इंडिया के किसी भी कोने से आप ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, पूरी बैच अटेंड कर सकते हो। ये इस ऑनलाइन लाइव की सबसे बड़ी खासियत है। सर हम तो करने ही वाले हैं, बिकॉज इंस्पायर बोला तो सीएस और सीएस बोला तो इंस्पायर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया सर, सिनोनिम। यस भाई, ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन हो गया। सर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते ही क्या करेंगे भाई? हमारे कुछ दोस्त लोग अभी भी खाना खा रहे हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आया, सर कैन यू स्टार्ट प्लीज 5 मिनट लेट। सर आई हैव नॉट हैव लंच नाउ। ठीक है भाई, लंच भी कर लेंगे। बहुत एक्साइटमेंट है दुर्वेश, दुर्वेश का एक्साइटमेंट का मैसेज आने के बाद दुर्वेश ने मैसेज ही नहीं किया। कृतिका, कहां से हो कृतिका? कौन से गांव से हो कृतिका? फ्रॉम विच सिटी यू आर? सिद्धि तो इधर की है रे, सिद्धि तो इधर की अपनी। सिद्धि पता है? कृतिका तुम कहां की हो? बोलो, वेटिंग फॉर कमेंट्स। दुर्वेश भाई तुम कहां से हो? दुर्वेश भाई, ओ दुर्वेश भाई कहां से हो भाई? वेटिंग सर। अरे कहां से हो दुर्वेश भाई? अच्छा, कृतिका सहारनपुर यूपी से है, वेरी गुड। दुर्वेश कहां से हो? वंशिका तुम कहां से हो? दुर्वेश मुंबई, ओ माय गॉड, आमची मुंबई, क्या बात है भाई, आमची मुंबई। वंशिका तुम कहां से हो? वंशिका, उत्कर्ष जयपुर राजस्थान। बाय द वे आप लोगों को हर लेक्चर में टीचर ने पूछा होगा कहां से हो, तो भाई मैं भी पूछ लेता हूं ना, वरना आप बोलोगे सर ने हमें पूछा ही नहीं। हर लेक्चर में टीचर ने पूछा होगा तो मैं भी पूछ लेता हूं भाई, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूं। मीरठ, क्या बात है। सागर, मध्य प्रदेश, क्या बात है। सागर, वो गाना है ना, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या।
नियर नैनीताल, अमरावती, तमिलनाडु। प्रियादर्शिनी फ्रॉम तमिलनाडु। ओके प्रियादर्शिनी। सिर्फ सौम्या मैडम ने पूछा, अच्छा सिर्फ सौम्या मैडम ने पूछा। ओ माय गॉड, तो गलती हो गई भाई, गलती हो गई। पूछना चाहिए था ताकि मुझे भी पता चले, हर टीचर को पता चले कि आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है सीएस प्रोफेशनल का, पूरे इंडिया से, अक्रॉस इंडिया से। एक सवाल आपको बता रहा हूं जो हमें आया था, सिर्फ इंडिया से नहीं, दुबई से भी कुछ स्टूडेंट्स लाइव देखने वाले ये लेक्चर, दुबई से भी लाइव। हमारे एक स्टूडेंट है जिन हुआ है और वो अब सीएस प्रोफेशनल में है, वो दुबई से देखेगी। तो भाई दुबई से आपके साथ कोई ज्वाइन हो रहा है, इस बात के लिए एक बार तालियां हो जाए। ये क्या बात हुई? अरे दे दो भाई तालियां। जय माता दी, बोलो जय माता दी सब लोग, जय माता दी। सिलीगुड़ी, जिनी फ्रॉम सिलीगुड़ी, क्या बात है। अंचल फ्रॉम सतना, ओके। काजल फ्रॉम रायपुर, साहिल फ्रॉम मुंबई, ममता, अरे ममता तू पता है मेरे को, तू भुवनेश्वर लिख दिया। ममता आई नो यू वेरी वेल ममता। तू उस दिन थी ना, शुभम सर को गुल्लू 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 कमेंट कर रही थी। हाँ ममता, आई नो ममता। चिरंजीवी, शुभम सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। भाई विराट कोहली के सब फैन है, बट एक जमाना महेंद्र सिंह धोनी का भी था, भूलो मत। और कितना भी हो, विराट कोहली ने अभी तक आईपीएल जीता नहीं है, धोनी ने आईपीएल जीता हुआ है। मजाक कर रहा हूं भाई, दिल पे मत लो। नहीं तो सर आपने शुभम सर के साथ कंपैरिजन किया। भैया शुभम सर का कोई कंपैरिजन नहीं है, हीरे का कंपैरिजन किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। हाँ, हीरे का कंपैरिजन किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। चलो भाई, कोई तो हमारा फैन है। ओके प्रणेश भाई, जियो मेरे लाल, बस तू ही एक जो कोई तो हमारा फैन निकला भाई, वरना धोनी के फैन कम होते जा रहे, विराट कोहली के फैन बढ़ रहे हैं। क्या सर आप अपने आप को धोनी बोल रहे हो? भाई एक जमाने में हम भी सीएस प्रोफेशन में राज करते थे, ठीक है, आज जमाना विराट कोहली का है। हाँ, एमएस धोनी का कंपैरिजन नहीं भाई, नहीं। क्या बात है दुर्वेश, ये हुई ना बात। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सेशंस होने वाले ना, बहुत ही यूनिक, बहुत ही सटीक और बहुत ही हम कहेंगे पूरे इंडिया में हर एक स्टूडेंट ने जो प्रोफेशनल में यहाँ पे ज्वाइन होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा इस तरह से उसके प्रोफेशनल के लेक्चर्स की पूरी पढ़ाई होने वाली है। दोस्तों ये सेशंस को हमने इतने अच्छी तरीके से प्लान किया है, इतनी अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा 4 दिन पहले जो सेशन हुआ था सैटरडे को, हमने कहा था कि ये जो पहले 5 सब्जेक्ट है जो आपके सीएस प्रोफेशनल के हैं, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन लाइव लेंगे। और इन 5 सब्जेक्ट का जो ऑनलाइन लाइव सेशन है, उसके बाद अगले 4 सब्जेक्ट का हम डिसीजन लेंगे। कोरोना के इस क्राइसिस में काफी लोगों ने, कोरोना के अंदर हम कह सकते हैं उनको सेटबैक हुआ, बट हम कहेंगे कोरोना ने हमें एक नया क्या दिया है, टर्निंग पॉइंट दिया है, जहां पे अभी तक हम जो फेस टू फेस सेशंस लेते थे, आज फेस टू फेस की जगह ऑनलाइन लाइव आ गए। तो देखो मुझे यहां पर आगरा, जमशेदपुर, माय गॉड, सिलीगुड़ी, सतना, यहां से स्टूडेंट मिले हैं। तो भाई आप लोगों का इस तरह का अगर ये जो प्यार मिलता रहा, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इंस्पायर को फेस टू फेस बंद करना पड़ेगा, ऑनलाइन लाइव ही शुरू करना पड़ेगा। क्या बात है, नीना बोल रहा है सर आपके फैंस कम नहीं होने देंगे हम। अरे भाई शुभम सर के फैन हो मतलब आप मेरे फैन हो, डोंट वरी। आप शुभम सर के फैन हो मतलब मेरे फैन हो। सर ये सब हो गया, ठीक है, अब मुद्दे पर आओ, पढ़ाई की बात करो। हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, वैसे भी नेट पैक कम है, डोंट वरी, पढ़ेंगे, पढ़ने ही वाले हैं। पहले समझ लो भाई, ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, ये बंदा है कौन। देखो अभी इतने अक्रॉस इंडिया से स्टूडेंट्स आए हैं, उन्हें पता तो होना चाहिए ये बंदा कौन है। तो दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, सीएस प्रोफेशनल लेवल पर जो मेरा पहला प्यार है, वो पहला प्यार मतलब जो पहला सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। आई लव गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। क्या बात है सर, ये तो हमारा पहला सब्जेक्ट है। करेक्ट, और ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं मतलब कौन, कमिंग सून। थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखते हैं, कुछ स्टूडेंट थोड़ा एक्साइटेड होंगे ना, कौन है भाई ये बंदा, थोड़ा सा सस्पेंस थोड़ा एंड में खोलते हैं। देन मॉड्यूल 1 के अंदर आपका
गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स मेरा पहला प्यार। मॉड्यूल 2 के अंदर और मेरा सब्जेक्ट और मेरा प्यार नंबर 2 वो है CRI। और उसी मॉड्यूल 2 में प्यार नंबर 3 RCD। मॉड्यूल 3 के अंदर मॉड्यूल 3 के अंदर जो मेरा प्यार था एक जमाने में फंडिंग, अब वो मॉड्यूल 3 का मैंने अपना प्यार किसी और को सौंप दिया है और वो बंदा कोई और नहीं, शुभम सुक्लेचा है। शुभम सुक्लेचा, सॉरी गलती हो गई भाई, गलती हो गई। मॉड्यूल 3 ना बाबा ना, उसका तो एक ही ब्रांड है, शुभम सुक्लेचा। मॉड्यूल 3 मतलब शुभम सुक्लेचा मतलब मॉड्यूल 3। क्यों, सच है कि नहीं? आई वॉन्ट योर कमेंट। मॉड्यूल 3 मतलब शुभम सुक्लेचा और शुभम सुक्लेचा मतलब मॉड्यूल 3। यस और नो? मैं आपके कमेंट्स आने के बाद आगे बढ़ूंगा। ये मिताली कुछ ज्यादा ही हंस रही है। सर प्लीज इंग्लिश यूज करो। ओके, देखो, there are some students, dear friends, I hope Shubham sir must also have told you, friends, ki this particular session, though we have across India students from South India friends, but honestly, my dear friends, most of the students who are comfortable at professional level who take coaching from us are mostly comfortable in English plus Hindi. हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में, इन आवर लर्निंग, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन हिंदी प्लस इंग्लिश। तो वी आर गोइंग टू यूज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इंग्लिश। हमारा सेशन क्या होगा? इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। मिताली दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। सो डेफिनेटली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु मे फेस प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी टर्म्स। बाय द वे, यहाँ पे मराठी कोणाला कळत नाही, ये जो स्टूडेंट्स अभी यहां पर आए हैं इनमें मराठी कोणाला कळत नाही, प्लीज कमेंट, मराठी कोणाला कळत नाही, कमेंट करो जरा, मराठी कोणाला कळत नाही। हाँ गौरव भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज खड़ा हूं यहां पर, डोंट वरी। मराठी कोणाला कळत नाही, मला कळते, टिपिकल मराठी माणूस मिताली म्हणते, ठीक है। मराठी कोणाला कळत नाही, कमेंट करो, मराठी कोणाला कळत नाही। अच्छा, कोई तो होगा, हाथ ऊपर करो भाई, मराठी कोणाला कळत नाही। गौरव भाई थोड़ा पेशेंस रखो, मराठी कोणाला कळत नहीं, हाथ ऊपर करो, सिर्फ हाथ ऊपर करो, मराठी कोणाला कळत नहीं। गौरव भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, गौरव भाई, यस और नो गौरव भाई? गौरव थोड़ा पेशेंस, मैं जवाब नहीं दूंगा। ओके, मराठी कोणाला कळत नहीं, हाथ वरती करा। डेफिनेटली स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया मे नॉट अंडरस्टैंड मराठी। मराठी कोणाला कळत नहीं, हाथ वरती करा। नहीं आता समझ? अब मुद्दे की बात सुनो, जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया है, मराठी कोणाला कळत नहीं, ये सब कुछ मैंने मराठी में ही बोला था और आपने हाथ ऊपर किया, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी समझती है, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी समझती है। दोबारा मत पूछना। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिलैक्स, द एंटायर लेक्चर, द सेशंस आर गोइंग टू be in English only, but yes, the combination has to be Hindi plus English, so it will be mostly dominated by Hindi. Definitely English has to be there because end of the day our paper is in English, we are going to understand the terms in English only, but जो comfortable, जो सुकून जो हिंदी भाषा से आप लोगों के साथ बात करते हुए मिलता है ना, वो इंग्लिश में नहीं मिलता है भैया। आदमी ने कैसा अपना नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टोन में रहना चाहिए। अरे यस और नो? अरे बोलो भाई। ओके, कनक, सही बात है, कनक ने सही ढंग से पहचाना, नहीं आया समझ में, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं जो बता रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान सुनना। हमारा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो कुछ भी इस सेशन में अभी लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप आपके नोट्स में, यू डेफिनेटली शुड राइट ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर इन योर नोटबुक।
So first of all, before we start our session, जैसे कि I have discussed with you, Module 1 के अंदर governance, risk management, compliances, ethics, this subject I am going to teach. Module 2 के अंदर आपको CRI and RCD, 3 subjects I'll be teaching, Module 1 and Module 2, and definitely Shubham sir is teaching 3 subjects. So in all out of 9 subjects, we both will be sharing 6 subjects. Let me tell you about myself. I am a chartered accountant. I am a company secretary. I've done my MCom. I've done my MA in English. So ऐसे नहीं कि I don't know English. I've done my MA in English. I've done NCFM. I've done BCDE. It is National Certification in Financial Markets and Bombay Stock Exchange Certification in Derivatives Exchange. Then I've done my CA, CS, MCom, MA English. भाई ये मेरे qualifications हैं. By practice, I'm a chartered accountant. But yes, I'm into coaching. I belong to a family of chartered accountants. My father was a CA. My elder brother is CA. So I was deemed to do a CA. But yes, destiny brought me into coaching, and yes, my first love in coaching is definitely teaching law subjects. So law is my passion. ऐसा अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि my breakfast, my lunch and my dinner goes in teaching law. My breakfast, my lunch and my dinner goes in teaching law. ये जो डिग्रीज है, ये डिग्रीज में मैं आपको बता दूं, इस डिग्री में जो MA इंग्लिश की डिग्री है वो मैंने 2016 में ली है. सर ऐसा क्यों? I became a chartered accountant and company secretary in the year 2003. I became a chartered accountant and company secretary in the year 2003. I completed my MCom in the year 2004. I completed NCFM and BCD in the year 2007. But MA in English I have done in 2016. Reason being, MA in English करने का पर्पज ये था कि CA फाउंडेशन लेवल में वेर आई टीच लॉ के साथ इंग्लिश ये सब्जेक्ट आ गया था. लॉ फॉर 60 मार्क्स, इंग्लिश फॉर 40 मार्क्स. एंड देयर समवेयर आई अंडरस्टूड, आई फेल्ट दो आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, बट मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स विल बी understanding or studying law from me. They sometimes may come to me with queries of English, and I must be in a position to explain them. And with that mindset, I completed my MA in English. Though at foundation level, I teach only law, but I completed my MA in English in 2016. Reason, it was introduced in CA foundation level. Yes, Gaurav भाई मैं आपको इतना बता दूं, you have asked a question. Gaurav has asked a question. सर आप CA CS की प्रैक्टिस भी करते हो क्या? देखो भाई, when I'm into coaching profession, let me tell you, I can't practice CA or CS. Reason being, I have surrendered my COP, Certificate of Practice. अगर मैं 8 से 10 घंटा कोचिंग करता हूं, जैसे मैंने कहा मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लॉ में जाता है. आप किसी भी कोर्स की, मतलब CA की या CS की प्रैक्टिस करते हो तो साइमल्टेनियसली यू आर अलाउड टू डू कोचिंग ओनली फॉर 35 आवर्स, 35 घंटे. और यहां तो 3 दिन में 35 घंटे हो जाते हैं. तो जनरली we don't practice. I'm into full-fledged coaching. By the way, मैं आप सबको बता दूं, हम लोग ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए कि मैं प्रैक्टिस करता हूं कि नहीं करता हूं. हम लोग इसलिए आए कि हम सबको CS प्रोफेशनल जून 21 और दिसंबर 21 एग्जाम के लिए तैयारी करनी है. बाय द वे, मुझे बताओ आज के इस सेशन में जून 21 का कोई स्टूडेंट है क्या? अगर है तो प्लीज एक बार आप जय माता दी लिखो. जून 21 का कोई स्टूडेंट है तो JMD, जय माता दी लिखो, जय माता दी. लेट मी अंडरस्टैंड, कोई जून 21 का स्टूडेंट है क्या? लेट मी अंडरस्टैंड, जून 21 का कोई स्टूडेंट है क्या? देखो, अब मैं जून 21 पे सवाल पूछ रहा हूं, चिरंजीव दिसंबर 21 कह रहा है. मैंने कहा जून 21 का है तो ही कमेंट करो. जून 21 का कोई स्टूडेंट है क्या? ओके, गौरव इज देयर, गौरव, श्रेयांश इज देयर, फाइन. तो गौरव इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा था. गौरव वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, सर जीआरएमसी में जून 21 के एडिशनल अमेंडमेंट्स पे वीडियो बनाओ प्लीज, आईसीएसआई के सप्लीमेंट से समझ नहीं आ रहा है. गौरव भाई डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वरी एट ऑल. देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि जीआरएमसी के जो अमेंडमेंट्स है वो इनबिल्ट है हमारे सेशन में, तो आपको अलग से कोई सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो रिलैक्स, डोंट वरी एट ऑल. ओके, बेना केसारिया फॉर जून 21 एग्जाम्स. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे आज से जो ऑनलाइन लाइव सेशन स्टार्ट हुए हैं, जहां तक गवर्नेंस और आरसीडी का सवाल है, लेट मी रिपीट अगेन, गवर्नेंस एंड आरसीडी का सवाल है, लेट मी रिपीट अगेन, गवर्नेंस एंड आरसीडी का सवाल है. ये दोनों सब्जेक्ट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हम लोग
इफेक्टिवली एकदम बढ़िया तरीके से जून के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करेंगे। मैं 31 मई कहूंगा, बट लेटेस्ट जून के फर्स्ट वीक तक एकदम प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर जून 21 का भी सेशन को अटेंड करना चाहता है तो डेफिनेटली हम अटेंड करेंगे। प्रॉपरली वो अटेंड करके ये सेशंस को हम कह सकते हैं मेरे साथ साथ पढ़ सकता है। बट यस, सीएस प्रोफेशनल के जून 21 और दिसंबर 21 के इन एग्जाम्स में मैं आपको बताऊं, आपके जो 3 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, इन तीनों मॉड्यूल्स में जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स आता है, देन नंबर 2 आपका ड्राफ्टिंग आता है, नंबर 3 टैक्स लॉज आता है, देन मॉड्यूल 2 के अंदर आपका सीआरआई, आरसीडी। बेटा आप अगर इतने सवाल कमेंट करोगे तो मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, मुझे भी कुछ बोलने दो, मुझे भी मौका दो। शुभिका, यस और नो बेटा? सर, Google in live batch, will the classes be on Google Meet or Zoom, or will it be happening where only your face will be visible? दोस्तों मैं आपको बता दूं, Inspire Academy has its own application as far as online coaching is concerned. तो हमारे सारे लेक्चर्स ये इंस्पायर एकेडमी के ऐप के थ्रू होंगे, रिलैक्स। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो भी सेशंस होंगे उन सेशंस के अंदर मैं आपको पूरा दिखूंगा, आधा दिखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको अच्छे से दिखूंगा। अगले 3-4 दिन जब तक हम यूट्यूब सेशन ले रहे, वो 3-4 दिन के लिए मुझे एक एडजस्टमेंट के तहत मेरे स्टूडियो का काम चल रहा है। बाय मंडे द स्टूडियो विल बी रेडी, सो फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर्स फ्रॉम स्टूडियो। टुडे for the next 2-3 days we are going to have the sessions from YouTube live. I am taking those sessions from my home, so that is the reason you have to make some adjustments. By the way, आप मुझे देखना चाहते हो तो बेशक देख लो, बट मेरा शर्ट देख लो, बिकॉज जब आदमी घर पे होता है और YouTube सेशन ले रहा होता है, वो ऊपर शर्ट पहनता है और नीचे पजामा पहनता है। You all know this, you all have experienced this. तो बाकी मैं बोलता कुछ नहीं हूं। शुभिका बेटा तुम्हें समझ में आ गया? CRI, RCD एंड DD मॉड्यूल 3 के अंदर आपका फंडिंग, देन नंबर 2 MCS एंड नंबर 3 राइट इलेक्टिव सब्जेक्ट। दोस्तों मैं ये सब्जेक्ट्स लिखने का कारण क्या है? आपको मैं बता दूं, अगर आप CS प्रोफेशनल के इन तीनों मॉड्यूल्स को अपियर करना चाहते हो जून 21 और दिसंबर 21 में, तो पहले दिन से आपको पता होना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फर्स्ट डे से आपको पता होना चाहिए वो कौन से सब्जेक्ट है हर मॉड्यूल में जो मुझे आसानी से उस मॉड्यूल को हेल्प करेंगे टू गेट 60+। उस सब्जेक्ट वो मॉड्यूल को हेल्प करेगा टू गेट 60+ एंड क्लियर दैट मॉड्यूल। मतलब वो सब्जेक्ट में अगर 60+ आएगा तो वो मॉड्यूल मेरा क्लियर होगा। सेट ऑफ की बात बाद में, बट ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज माई ड्यूटी टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स do not only clear in governance, RCD and CRI, they clear CS प्रोफेशनल। तो सबसे पहले आपका मॉड्यूल 1 का मैं पढ़ा दो इसलिए नहीं, आपका मॉड्यूल 1 का जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है ड्राफ्टिंग। स्कोरिंग सब्जेक्ट बनना चाहिए ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बारे में आपको डेफिनेटली सौम्या मैडम बताएगी सब कुछ, बट मैं आपको कहूंगा स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट में आसानी से एज लेना चाहिए। देन नंबर 2 विल बी गवर्नेंस एंड नंबर 3 टैक्स लॉस। हम रेटिंग करेंगे एबीसी एनालिसिस के तहत, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। सर आई मीन दैट इन लाइव क्लासेस विल आवर फेसेस बी आल्सो विजिबल। बेटा लाइव क्लासेस में तुम्हारे फेसेस विजिबल नहीं हो सकते, बट शुभिका बेटा ये सवाल बाद में भी हो सकते हैं ना। अभी हम सेशन लेते ना बेटा, वी मस्ट गो विद द सेशन। सो तुम्हारा ये सवाल बेटा क्या हम लेक्चर के बाद ले सकते हैं शुभिका? आई वेट फॉर योर कमेंट। क्या लेक्चर के बाद हम ये सेशन और तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते हैं बेटा? तुम्हारा कमेंट आने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। शुभिका बेटा यस, शुभिका बेटा हाँ शुभिका ओके। शुभिका को कमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कह रहा था मॉड्यूल 1 में जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्कोरिंग होना चाहिए वो है ड्राफ्टिंग।
उसके बाद गवर्नेंस, उसके बाद टैक्स लॉज। टैक्स लॉज देखो, एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए जनरली टैक्स लॉज में उसको फियर होता है, इसलिए मैं टैक्स लॉज सी में रख रहा हूं। बट कुछ स्टूडेंट टैक्स लॉज में भी आउट परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग स्कोर लाते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव आपसे बात कर रहा हूं। एक एवरेज स्टूडेंट को मैं कहूंगा पहले ड्राफ्टिंग, फिर गवर्नेंस और फिर टैक्स लॉज पर फोकस करना चाहिए। जहां तक मॉड्यूल 2 का सवाल है, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगेन मैं आपको बताऊं, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आरसीडी, नहीं सीआरआई। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है सीआरआई। उसके बाद स्कोरिंग सब्जेक्ट है डीडी, उसके बाद है आरसीडी। अरे सर, आरसीडी की मॉडल तो 300 पेजेस की है, सबसे छोटा मॉडल आरसीडी का है, बट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्कोर एट प्रोफेशनल लेवल इज आरसीडी। रीजन बीइंग दोस्तों, आपको एडवांस्ड कंपनी लॉ या कंपनी लॉ जो एग्जीक्यूटिव में था, हम लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए कंपनी लॉ का नॉलेज बहुत जरूरी है। बट आप प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट देखो, इन 9 सब्जेक्ट्स में कहीं पर भी कंपनी लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो भी कंपनी लॉ है वो सब कुछ आरसीडी में कवर्ड है। जो भी कंपनी लॉ है वो सब कुछ आरसीडी में कवर्ड है, और इसलिए आरसीडी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है इन ऑल द 3 मॉड्यूल्स, नॉट द मॉड्यूल 2। मतलब इन ऑल द 3 मॉड्यूल्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बनता है वो है आरसीडी। देन मॉड्यूल 3 के अंदर जो सब्जेक्ट अगेन स्कोरिंग होना चाहिए वो मैं कहूंगा नंबर 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट, देन नंबर 2 एमसीएस एंड नंबर 3 फंडिंग। ये हमने क्या किया है? ये हमने एबीसी एनालिसिस किया है। एबीसी एनालिसिस, एक एवरेज स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल पर वो कौन से सब्जेक्ट्स को टारगेट करे जिससे पहले वो उस ग्रुप को सिक्योर कर सके। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूं। डेफिनेटली opinions may differ. Every person can have his own opinion, but out of my last 14 years of experience, I am sharing with you, and whatever I have taught till now, मेरे हिसाब से मॉड्यूल 1 में आपका जो स्कोरिंग होना चाहिए वो ड्राफ्टिंग है, मॉड्यूल 2 में सीआरआई होना चाहिए, एंड मॉड्यूल 3 के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। आई होप सब लोगों को मेरा ये जो एबीसी एनालिसिस है वो समझा है। अगर समझा है तो 2 थम्स अप कर दो, समझा है तो 2 थम्स अप कर दो क्विकली। कुछ स्टूडेंट नालायक लोग खाना खा के धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, सर नेट पैक खत्म हो गया था, सर डब्बा लेट आया, वगैरह वगैरह। अगर आपको समझा है तो 2 थम्स अप कर दो क्विकली। एबीसी एनालिसिस समझा है तो 2 थम्स अप कर दो। रिद्धि, मैंने 2 थम्स अप करा है, 1 नहीं 2। यू हैव टू लिसन टू द टीचर केयरफुली। ये जब मैं सवाल करता हूं तो मैं ये भी देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट सही ढंग से समझते हैं टीचर के शब्दों को। ध्यान रखना, यहां पे मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं, इनडायरेक्टली टेस्ट ले रहा हूं। जब मैंने 2 थम्स अप कहा तो कुछ स्टूडेंट स्माइली भेज रहे, कुछ स्टूडेंट लिख रहे यस सर समझ में आ गया। और आप जब 2 थम्स अप करते हो मतलब टीचर को जो कहना था वो स्टूडेंट के कानों तक वैसे ही पहुंच गया। व्हाटएवर द टीचर वांटेड टू से इन द सेम वे इट हैज रीच्ड द ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। Yeah, so that is something you have to understand. Okay, after this ABC analysis, we'll move our discussion to our subject of governance, risk management, compliances, एंड एथिक्स। भाई कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। यस, सब्जेक्ट इज वास्ट, सब्जेक्ट इज लेंदी एंड सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। टेक माई वर्ड्स, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आदमी अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं सकता। आदमी अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई स्टूडेंट गवर्नेंस सेल्फ स्टडी करके 50 मार्क्स अगर ला सकता है, तो मैं आपको आज इस ऑनलाइन लेक्चर में कह रहा हूं, वो स्टूडेंट गवर्नेंस का बैच करने के बाद डेफिनेटली 65 प्लस मार्क्स लाएगा। मैं जो बोल रहा हूं फिर से सुनना, अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके गवर्नेंस में 50 मार्क्स ला सकता है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये लेक्चर्स करने के बाद वो मिनिमम 65 मार्क्स लेकर आएगा गवर्नेंस में। ये सबसे बड़ा यूएसपी हम गवर्नेंस के अंदर करने वाले हैं।
ये वास्ट सब्जेक्ट को मैं इस तरह से फिल्टर करके आपको दूंगा कि आप बोलोगे सर गवर्नेंस हमें इतना आसान लगने लग गया है, पता नहीं स्टूडेंट गवर्नेंस को लेकर इतना डरते क्यों है, पता नहीं स्टूडेंट गवर्नेंस को लेकर इतना टेंशन क्यों लेते हैं। मैं आपको अगेन कह रहा हूं सब्जेक्ट वास्ट है, बट इस सब्जेक्ट को हमें इंस्टीट्यूट ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए के अंदर जो आपका गवर्नेंस है वो 40 मार्क्स के लिए आता है, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 20 मार्क्स के लिए आता है, जो पार्ट सी है कंप्लायंसेस वो अगेन फॉर 20 मार्क्स आता है, जो एथिक्स है वो अगेन आई से 10 मार्क्स के लिए आता है। बिफोर आई डिस्कस फर्दर, कैन एनीवन गिव अ कमेंट एंड टेल मी, कैन एनीवन गिव अ कमेंट एंड टेल मी what is governance? Can anyone comment and tell me what is governance? Let me understand your thought on this. Can anyone tell me what is governance? मैं आपके सामने कंप्लायंस ऑफ लॉ, किसी ने कहा गवर्नेंस इज कंप्लायंस ऑफ लॉ, ओके गवर्नेंस इज कंप्लायंस ऑफ लॉ कहा है। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, व्हाट इज गवर्नेंस? रूल्स बीइंग फॉलोड और नॉट, अडरेंस टू वैल्यूज, कोई कह रहा है अडरेंस टू वैल्यूज, ओके दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। दोस्तों आप जब आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाते हो और आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाकर आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाके आईसीएसआई का विजन और मोटो निकालते हो, क्या लिखा है इस विजन में? क्या लिखा है इस विजन में? विजन में क्या लिखा है? टू डेवलप, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज द विजन ऑफ आईसीएसआई? To be a global leader in promoting good corporate governance. And what is the mission of ICSI? To develop high caliber professional facilitating good corporate governance. If ICSI in its vision and mission includes the term corporate governance, then definitely this subject has to be studied in detail, because this subject you're going to keep with you throughout your career as a company secretary. Take my words, not CRI, नॉट एमसीएस, बट गवर्नेंस ये सब्जेक्ट आपके साथ थ्रू आउट योर कंपनी सेक्रेटरी करियर, आप जब तक इस धरती पर हो तब तक आप रखने वाले हो। कैसे? मैं आपको साबित कर दूंगा। आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू। यस, लेट मी करेक्ट ओवर हियर, देयर इज अ मिस्टेक। गवर्नेंस 50 मार्क्स के लिए, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स के लिए, कंप्लायंसेस 20 मार्क्स के लिए एंड एथिक्स 10 मार्क्स के लिए। गवर्नेंस का मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। गवर्नेंस का किसी ने लिखा है, रूल्स एंड कस्टम्स, ओके। किसी ने लिखा है गवर्नेंस इज रूल्स एंड कस्टम्स। किसी ने लिखा है गवर्नेंस इज कंप्लायंस ऑफ लॉ, गवर्नेंस इज कंप्लायंस ऑफ लॉ। किसी ने लिखा है गवर्नेंस इज अडरेंस टू वैल्यूज, अडरेंस टू वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। नामुन्ना। देन किसी ने लिखा है गवर्नेंस इज compliances, governance is rules being followed or not, governance is how is administration performed in effective manner, code and ethics, compliance is guide to do anything in the proper way, oh my god, governance is internal management of a company, rules and system। दोस्तों आप सब गलत हो, you all are wrong, let me tell you, let me inform you, you all are wrong। जो भी आपने लिखा है अभी गवर्नेंस के बारे में, मैं आपको बता दूं ये कुछ भी गवर्नेंस का मतलब नहीं होता है। गवर्नेंस, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड गुबरमेट, जिसको हम कहते हैं टू स्टीयर। और गवर्नेंस को हम एक्चुअल कहते हैं डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज गवर्नेंस?
Governance is decision making. So what is corporate governance? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डिसीजन मेकिंग इन कंपनीज। अरे इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बलबूते ही इंडिया में हम कहते हैं सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता तो सत्यम का स्कैम कभी नहीं होता, सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता तो जेट एयरवेज का कभी इंसॉल्वेंसी नहीं होता है, सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता तो अनिल धीरूभाई अंबानी की आज जो हालत है वो नहीं होती, सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता तो विजय मल्ल्या की कंपनीज का इस तरह से बुरा हश्र नहीं होता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ल्ड को जितना स्ट्रिक्टली आज के 21st सेंचुरीज में कंपनीज फॉलो करेगी उतना ही हम कह सकते हैं कंपनी के अंदर कंपनी का क्या गोइंग कंसर्न, कंपनी का गोइंग कंसर्न बना रहेगा। वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को गोइंग कंसर्न वे में देखना चाहती है। गोइंग कंसर्न तभी पॉसिबल है जब कंपनी के अंदर क्या होगा, गवर्नेंस होगा। और कैसे होगा? विल से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो व्हेन आई से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट रेफर्स टू गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, गुड कॉर्पोरेट डिसीजंस, गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। मैं आपको बता दूं 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे पहली बार, आई रिमेंबर जितनी भी रैलीज, जितनी भी भाषण वो जाते थे, देते थे, उन भाषण में मोदी जी अक्सर ये शब्द यूज करते थे भारत की जनता को, भाई और बहनों मैं आपको गुड गवर्नेंस दूंगा, मैं आपको गुड गवर्नेंस दूंगा। मोदी जी ये चिल्ला चिल्लाकर गुड गवर्नेंस की बात क्यों कहते थे? बिकॉज गुड गवर्नेंस मतलब गुड डिसीजंस, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के यूपीए 2 की शासनकाल में देश को ना मिलने के कारण देश पटरी से हट गया था। और मोदी जी ने उस बात को बराबर से भागते हुए अपने रैलीज में गुड गवर्नेंस की बात की, मतलब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की। तो मुझे आप सब लोग बोलो, अब आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस किसे कहते हैं? गवर्नेंस इज डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। भाई हमारे इंस्टीट्यूट का, सीएस इंस्टीट्यूट का विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब इंस्टीट्यूट चाहती है कि ग्लोबली लोग कंपनी सेक्रेटरीज को एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करने वाले इंडिविजुअल्स की नजर से देखे। इंस्टीट्यूट चाहती है कि जो प्रोफेशनल, जो कंपनी सेक्रेटरीज बन के बाहर आए, उनके पास गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस देने की क्षमता हो, कॉम्पिटेंसी हो। तो आप मुझे बोलो, अगर वाकई में ये इंस्टीट्यूट चाहती है तो क्या हम इस सब्जेक्ट को लाइटली ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अगेन कहता हूं, अगर आप घर में ये वास्ट सिलेबस को पढ़ के 50 मार्क स्कोर कर सकते हो, तो इस वास्ट सिलेबस को एकदम से फिल्टर करके मैं मिनिमम 65 मार्क्स आपको दिलवा के रहूंगा, प्रोवाइडेड आपने मैं जैसे बोल रहा हूं वो टेक्निक्स और वो स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। क्या मैं कहूं यहां पर गवर्नेंस का मतलब सबको समझा है? सो अभी मुझे फिर से कमेंट करके बोलो व्हाट इज गवर्नेंस। कमेंट एंड टेल मी व्हाट इज गवर्नेंस। What is governance? Okay, governance is decision making. That is practices, decisions being taken in company. Very good. हम एक एक वर्ड को देखते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स। अब हम आगे अगले वर्ड में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। हम अगले वर्ड में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है? We are going to study risk management in detail in the part B, separate chapter, which is for 20 marks in your exam. But let me tell you, what is risk management? You all have been doing risk management. You all have been doing risk management throughout your life. एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मान लो, जस्ट इमेजिन करो, आप लोग देख लो मैं जो बता रहा हूं, आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा, तो मुझे तालियां चाहिए या कमेंट चाहिए। आप आपके भाई बहन के साथ घर में बैठे हो, मम्मी खाना बना रही है, डिनर का टाइम हो रहा है, पापा अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं, आप टीवी देख रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, और पापा कुछ देर बाद ऑफिस से लौटे। पापा का ऑफिस से मूड खराब हो गया था किसी कारणवश, और उस वक्त पापा आने के बाद पापा के सामने मम्मी ने आपकी और आपके भाई बहन की शिकायत कर दी। जैसे ही पापा के सामने मम्मी ने शिकायत कर दी,
पापा ने आपके बहन को या आपके भाई को पीटा, मारा या फिर उसको धोया, जैसे ही पापा आपके भाई बहन को धो रहे थे, आपने उस समय पर, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, आपने जो किया उसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आपने उस समय पर जो किया उसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अरे समझा कि नहीं रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं? बोलो आपका कमेंट्स, मैं वेट कर रहा हूं, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं? अरे भाई मैं आपको वही बता रहा हूं, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, स्टूडेंट्स इनबिल्ट रखते हैं अपने अंदर। जब आप पानीपुरी खाने के लिए एक पानीपुरी के ठेले पर गए और पानीपुरी खा ली, भीड़ काफी थी और उस भीड़ का फायदा लेते हुए आप वहां से निकलने लगे, तो आपने क्या नहीं किया था? आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था। बिकॉज जब आप निकलने गए तो वो पानीपुरी वाले की नजर, भले ही वो पानीपुरी बना रहा था, चारों तरफ होती है, उसने आपको पकड़ लिया और बोल दिया भैया पैसे दे दो। तो आपने जब पानीपुरी खाकर आप वहां से निकलने लगे तो आपने क्या नहीं किया? आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। आप रिस्क मैनेजमेंट को जितना सिंपल वे में समझोगे उतना ही रिस्क मैनेजमेंट आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। We're going to study risk management in detail, but yes, this risk management part is for part B, 20 marks of your paper. After risk management comes compliances, which is again for 20 marks. For compliances, I'll tell you one thing. When you go, listen now, when you go on bike and on signal, you watch a traffic policeman standing at the signal over there, you automatically stop, because you know if you don't follow the signal, he will fine you. You comply the law. You comply the law out of fear. If the same situation takes place and traffic policeman is not there and there is no traffic and there is signal, you will bypass the signal and go away, because at that time you will not follow the law. So what is compliance? Compliance is something which everyone does out of fear. But they say real compliance is that which is done without fear. I'll give you a very good example of compliances. I remember of Infosys company. Infosys. What is Infosys company's compliances system? Let me tell you. It was the year 2009. Year 2009, Government of India announced that henceforth IFRS. Government of India announced that henceforth IFRS. What is IFRS? IFRS, किसी को पता है कि IFRS किसे कहते हैं? Anyone having idea what is IFRS? What is IFRS? Anyone having an idea what is IFRS? It is International Financial Reporting Standards. In the year 2009, Government of India, yes, Government of India announced that IFRS compliance will become mandatory for every listed company, from 1st of April 2011. What government announced in the year 2009? It was February 2009. February 2009, Government of India announced that IFRS will be mandatory for every listed company, in India, and the year it will become mandatory is from 1st of April 2011. When government announced IFRS compliance being made mandatory from 1st April 2011, Infosys company, my dear friends, Infosys company started IFRS compliance from 1st of April 2009 itself. Government had announced in February 2009. Government had announced in February 2009 and had given 2 years time to every listed company to adjust their reportings as per IFRS reporting and made it mandatory from 1st April, and Infosys company started IFRS compliance from 1st of April 2009 itself. When a question was asked to the management
In spite government giving you 2 years time limit, why you started IFRS compliance from 1st April 2009? There the management gave an answer. If government thinks this compliance system is going to benefit the stakeholders, listen carefully. If government thinks this compliance system is going to benefit the stakeholders, then why to wait till 2011? We are always in favor of the benefit of stakeholders. Let us start it from 1st April 2009. That mindset, that approach, when a corporate body has, we can say no one can take away that credit that Infosys has, which goodwill which Infosys has earned across India, amongst all the investors, amongst all the people. Hardly, I'll say, any person will be there in India who is not aware that Infosys is a company. Do you, anyone over here who does not know Infosys? Reason? They have always thought of the stakeholders. They have always thought of the shareholders and stakeholders. Such students दोस्तों, so compliance किसे कहते हैं? We are going to study, but how compliance must be done? Compliance must be done without fear. When without fear you do something, that is compliance. When out of fear you do, that is not compliance. That is just to avoid the punishment. We are going to study that in this particular subject, what companies, what corporate entities must do from compliance perspective, how their internal control must be there, how they must report their financial standards. We're going to study in this compliances part, which is again for 20 marks. So risk management for 20 marks, compliances for 20 marks, and yes, governance for 50 marks, and lastly, how that word ethics. Can anyone tell me now what is ethics? Before we go to that, we have studied what is governance. Governance is good corporate practices, good corporate decisions. What is risk management? You have to manage your risk in time, in advance, in time, risk management. That is in advance you do. Compliances, it is done without fear, out of what? Without fear, just to follow the duty. Compliance is done, compliance of law. But what is ethics? Can anyone tell me what is ethics? Anyone over here, what is ethics? Ethics किसे कहते हैं? कोई बोलेगा ethics किसे कहते हैं यहाँ पर? Anyone over here, what is ethics? Waiting for a comment. Right or wrong based on individual values? एकदम जवाब आ गया, right or wrong. Ethics किसी ने दिया right or wrong based on individual values. किसी ने कहा कैरेक्टर, when no one is watching, how do you act? Okay, ethics किसी ने कहा कैरेक्टर. यहाँ पर बैठे हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने डेमो लेक्चर्स देखे लगता है यूट्यूब पर मेरे. एथिक्स किसी ने कहा मॉरल, बेना ने कहा मॉरल, एथिक्स मॉरल, ना मुन्नी ना. जानवी ने कहा एथिक्स वैल्यूज है, वैल्यूज है. ओके, किसी ने कहा एथिक्स प्रिंसिपल्स है, एथिक्स प्रिंसिपल्स है. किसी ने कहा एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है. मैं कहता हूं एथिक्स पाप है. व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स पाप है. अगर आपको कोई भी पूछे एथिक्स क्या है, तो आपको बोलना एथिक्स पाप है. पाप मतलब क्या? पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. सो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल. अरे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए जो प्रिंसिपल्स, जो वैल्यूज अडॉप्ट करता है, ये उसका एथिक्स है. एंड एथिक्स ऑफ अ पर्सन, ethics will say ethics changes from, ethics is individual based, changes from पर्सन टू पर्सन. अरे हर व्यक्ति का एथिकल वैल्यूज अलग होता है. तो किसी ने कहा एथिक्स मॉरल है, ये गलत है. एथिक्स मॉरल क्यों नहीं है? बिकॉज मॉरल हम सबका सेम है. वी ऑल स्टडी द सेम मॉरल्स. वी ऑल हैव बीन टॉट झूठ मत बोलो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो,
चोरी मत करो। दिस इज द मॉरल वैल्यूज दैट वी हैव बीन टॉट which will always be the same। हजारों साल पहले भी वही moral values थे, हजारों साल बाद भी वही रहेंगी, आज भी वही है। But ethics changes from time to time and person to person। So changes from person to person and from time to time means for the same person ethics never remains the same। देखो, आप जब छोटे थे, आप सब लोग, तब आपके ethical values और principles क्या होते थे? खेलना कूदना चॉकलेट, खेलना कूदना चॉकलेट। जब आप थोड़े से टीनेजर हो गए तो आपके एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या थे, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। टीनेजर होते हुए आपके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बदल गए। जब आप बड़े बन जाओगे, करियर हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपके एथिकल वैल्यूज चेंज हो जाएगी। जब आप बूढ़े बन जाओगे तो आपके एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स चेंज होंगे। आप अक्सर देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने से जूनियर लोगों को कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, देखो मेरा एक्सपीरियंस है, ये तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को आपके साथ शेयर करते हैं। तो एथिक्स दो लोगों का सेम नहीं होता है। एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सेम पर्सन। अरे भाई, एथिक्स को अगर सिंपल टर्म्स में समझाना है आपकी भाषा में, तो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं जिनी एंड उत्कर्ष का। उत्कर्ष एंड जिनी, आर यू देयर? उत्कर्ष एक बार हाथ ऊपर करो, जस्ट रेज हैंड अप, कमेंट बॉक्स में हाथ ऊपर करो। एंड जिनी, यू ऑल्सो रेज हैंड अप इन द कमेंट बॉक्स। उत्कर्ष और जिनी का एग्जांपल लेते हैं। उत्कर्ष एंड जीनी, जस्ट रेज हैंड अप, मतलब मुझे पता चलेगा आपको। यस, जीनी इज देयर, जीनी इज देयर। नाउ उत्कर्ष, प्लीज रेज हैंड अप इफ यू आर देयर। आई टेक योर नेम, अदरवाइज समवन एल्स नेम। ओके, उत्कर्ष इज नॉट देयर, इट सीम्स। उत्कर्ष हैज मिस्ड द कनेक्शन। विल से जानवी, जानवी यू आर देयर बेटा? जानवी हेडा, रेज हैंड अप बेटा, जानवी इफ यू आर देयर। ओके, उत्कर्ष इज देयर, उत्कर्ष ने हाथ ऊपर कर लिया। सो उत्कर्ष और जिनी का हम एग्जांपल लेते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, एथिक्स को हमें समझना है भाई। व्हाट इज एथिक्स? तो दोस्तों ध्यान से सुना। उत्कर्ष के घर में, मुझे पता नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। उत्कर्ष के घर में अच्छे काम को करने से पहले, ध्यान रखना, उत्कर्ष के घर में अच्छे काम के लिए बाहर जाते वक्त, अच्छे काम के लिए बाहर जाते वक्त बड़ों के पैर छूते हैं। ये उत्कर्ष के घर के अंदर उन्होंने फॉलो किए हुए वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है जो उत्कर्ष फॉलो कर रहा है। उत्कर्ष अच्छे काम के लिए घर से बाहर जाते वक्त बड़ों के पैर छू रहा है। वेराज जिनी, जिनी के घर में अच्छे काम के लिए बाहर जाते वक्त, अच्छे काम के लिए बाहर जाते वक्त गुड़ और शक्कर या दही और शक्कर खाते हैं, दही शक्कर खाते हैं। जिनी के घर में अच्छे काम के लिए बाहर जाते वक्त दही शक्कर खाते हैं। उत्कर्ष के घर में अच्छे काम के लिए बाहर जाते वक्त बड़ों के पैर छूते हैं। मुझे बोलो, इन दोनों में से कौन सही है? उत्कर्ष सही है या जिनी सही है? हु इज राइट? उत्कर्ष राइट है या जिनी राइट है? हु इज राइट? उत्कर्ष राइट है या जिनी राइट है? बोलो, उत्कर्ष राइट है या जिनी राइट है? बोथ हैव देयर कल्चर एंड वैल्यूज, करेक्ट, बोथ। अरे भाई, दोनों अपनी जगह पे सही है। दोनों के अपने अपने पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं आपको 100 मॉरल्स गिना सकता हूं। कितने? 100 मॉरल्स गिना सकता हूं, बट मैं आपको सिर्फ 10 एथिकल वैल्यूज भी गिना नहीं सकता हूं। बिकॉज जो मेरे लिए एथिकल होगा आपके लिए कुछ और होगा। इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मॉरल्स सबके लिए सेम है। तो जब सवाल दिमाग में आता है एथिक्स और एथिक्स इज मॉरल, तो वी से एथिक्स इज नॉट मॉरल, मॉरल इज सेम फॉर एवरीवन, बट एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Ethics is individual related, moral is related to the society. Moral is some custom, tradition which we follow. Ethics are the values and principles that we adopt from time to time. From time to time.
मैंने आगे कहा एक व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए उसके एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल समय के अनुसार बदल जाते हैं। जब आपको प्यार में धोखा हो जाता है तो आपके प्रिंसिपल्स बदल जाते हैं। हर व्यक्ति को आप शक की नजर से देखते हो, और जब आप प्यार में होते हो तो आपको हर व्यक्ति के अंदर आपका प्यार दिखता है। क्या बात है भाई, यही एथिकल वैल्यूज है। हम उस समय पर हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल जो अपनाते हैं वही एथिकल वैल्यूज है। एथिक्स इज नेवर राइट और रॉन्ग, इट इज व्हाट यू फॉलो, दैट इज एथिक्स। ओके, तो भाई हमने एथिक्स को समझ लिया, हमने रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस का मीनिंग सिर्फ प्रैक्टिकल एंगल से समझ लिया, और हमने गवर्नेंस को देख लिया। गवर्नेंस देखा, रिस्क मैनेजमेंट देखा, कंप्लायंसेस देखा, एथिक्स देखा। हमारा ये जो सब्जेक्ट है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स, दोस्तों 100 मार्क का सब्जेक्ट है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट का जो चाबी है, जो की है, वो है गवर्नेंस, जो 50 मार्क के लिए आता है। और ये गवर्नेंस जो है ना, इसमें 11 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स है। ये काफी वास्ट है गवर्नेंस का 11 चैप्टर्स, और अक्सर स्टूडेंट इन 11 चैप्टर्स को स्किप करते हैं या अधूरा अधूरा पढ़ते हैं, और इसलिए वो एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं अगेन बता रहा हूं, हम लोग गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स जो करेंगे, जो नोट्स मैं आपको लिख कर दूंगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बना कर दूंगा, आपको उतना ही पढ़ना है। मैं आपके मॉड्यूल का, लेट मी टेल यू, आपके मॉड्यूल का एक लाइन, एक वर्ड भी नहीं छूटेगा। 100% आवर नोट्स विल बी बेस्ड ऑन मॉड्यूल, बट मॉड्यूल अगर 700 पेजेस का है तो हमारे नोट्स 150 पेजेस, 150 पेजेस में हो जाएंगे। मैं लेक्चर्स के दौरान ही आपको नोट्स बनाकर दूंगा, चार्ट पैटर्न में, डायग्राम पैटर्न में, पॉइंट्स पैटर्न में आपको बनाकर दूंगा। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बाय द एंड ऑफ द बैच बनेंगे। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, जब आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, तो आपको मॉड्यूल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा सब कुछ जो नोट्स होगा वो मॉड्यूल बेस्ड होगा। जो भी नोट्स होगा वो मॉड्यूल बेस्ड होगा। कल को कोई पूछेगा, सर आप नोट्स कौन से दे रहे हो? भैया नोट्स मॉड्यूल 700 पेजेस का है, हमारे नोट्स 150 पेजेस के। हम 150 पेजेस में मॉड्यूल के 700 पेजेस कवर करने वाले, और वो हर एक पेज नोट्स, हर एक लाइन हम यहां पर लिखने वाले हैं। बैच के अंदर कंप्लीट होने वाला है। अरे भाई, मैंने इतनी बढ़िया बात आपको बोली है, कुछ तो कमेंट करो गधो, कुछ तो इंस्पायर करो, कुछ तो मोटिवेट करो टीचर को भी, कुछ तो बोलो गधो। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। दोस्तों, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स, 100 मार्क का पेपर किस तरह से डिवाइडेड है? गवर्नेंस 50 मार्क्स, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स, कंप्लायंस 20 मार्क्स एंड एथिक्स 10 मार्क्स। ये हमने देखा। इन ब्रीफ हमने गवर्नेंस का और एथिक्स का मीनिंग समझा है। हमारा सब्जेक्ट का डिस्कशन, फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन हम अगले सेशन से, दैट इज कल से स्टार्ट करेंगे। मैं अगेन बता रहा हूं, हमारा कल का जो सेशन है मॉर्निंग में हमारा 8:15 बजे, मॉर्निंग में, टुमारो मॉर्निंग 8:15 बजे, टुमारो मॉर्निंग 8:15 AM हम लोग आरसीडी पढ़ेंगे। आरसीडी लेक्चर 1 विल बी देयर। अगेन ये बंदा आपको आरसीडी पढ़ाएगा, और मैं अगेन कह रहा हूं, ये आरसीडी का बैच जून 21 के स्टूडेंट चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट इज फॉर December 21। जून 21 के स्टूडेंट्स ये बैच के साथ साथ लिंक भी ले लो, रिकॉर्डेड बैच पिछला, तो दोनों एक साथ आप कर सकते हो। RCD will start at 8:15 AM tomorrow, and definitely in the afternoon at 1:30 PM. 1:30 PM we'll be having our governance, risk management, compliance, ethics lecture 2, जिसमें हम लोग हमारा फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन कल से स्टार्ट करेंगे। और अगेन मैं बता रहा हूं, जो नोट्स मैं लिख कर दूंगा, जो मैं लिख रहा हूं वही आपको फॉलो करना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। तो कल को आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि नोट्स कहां से बने हैं। फुल मॉड्यूल बेस्ड, फिल्टर्ड इन 150 पेजेस, दैट्स ऑल। एक बार टाटा बाय बाय बोलो सब लोग, टाटा बाय बाय, जय माता दी बोलो, जय माता दी, टाटा बाय बाय। हर व्यक्ति जो यहां पर है वो अपनी मां से जरूर प्यार करता है और अपनी अम्मी से जरूर प्यार करता है, तो अपनी अम्मी और अपनी मां के लिए एक बार जय माता दी बोल दो। ओके, सो सी टुमारो, टाटा बाय बाय, जय माता दी, शब्बा खैर। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। खुदा हाफिज।